अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस इम्पोर्टेंट हमारे कल्चरल और इवेंट की। और आई एम प्राउड कि आज मुझे भी राखी बांधी गई है। मेरी एक बहन ने राखी भेजी है, कई बहनों ने मैसेजेस भेजे हैं, दुआएं भेजी हैं, और मुझे पता है कि मिलियंस ऑफ मेरी बहनें भारत में बैठ के मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं। उनको पता है कि उनका भाई सच बोलता है और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के जो इश्यूज हैं सिर्फ उस पर बात करता है। मैं और तो बहुत ही गरीब छोटा सा आदमी हूँ, अपनी बहनों को और कुछ नहीं, तो सिर्फ ये श्योरिटी देता हूँ कि हमेशा सच बोलूँगा और जो करेक्ट और जायज़ मूवमेंट्स हैं या इश्यूज हैं उसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जो मुश्किलात आएंगी आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन रुकूँगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। और आपकी मोहब्बत, आपके आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत रहेगी। आखिर को हम एक परिवार हैं। 3 अगस्त है आज, और परसों 5 अगस्त है। एक ऐतिहासिक दिन, एक तारीखी दिन हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी वो जो जहनी ग़ुलामी थी उसके अंदर जकड़ा हुआ रखा गया। किसी भी कारण से हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं। मैं प्योरली बात करूंगा कि 5 अगस्त इसलिए भी सिग्निफिकेंट दिन है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है कि जो राम मंदिर की तामीर है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री को करेक्ट रास्ते पे डालना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि इनके पुरखों के साथ क्या हुआ है। सबसे ज़रूरी काम है कि आज की जनरेशन को एजुकेट करना है। और आई एम सो प्राउड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम का कि वो आज ये अवेयरनेस इस जनरेशन में ला सके हैं कि भारत के रियल इश्यूज़ क्या हैं और भारत को किन डायरेक्शंस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं भी उतावला हो जाता था, इम्पेशेंट हो जाता था, और अक्सर सोचता था कि भारत ये क्यों नहीं कर रहे, अभी तक ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और ये नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों को, अब जैसे ये ताहिर हुसैन जो आजकल जिसके बयानात आ रहे हैं, उसने अपनी पुलिस कस्टडी में ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि दिल्ली राइट्स के पीछे उसने क्या क्या किया था। तो उसके एक जुमला इज सिग्निफिकेंट। उसने साफ कहा कि जो अयोध्या का डिसीजन आया, जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और फिर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया, तो हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे और हमें कुछ ना कुछ करना था। तो ये जो सोच है ना, ये स्टेट विद इन स्टेट की सोच है कि आप अगर इंडिविजुअली केसेस को लें तो अयोध्या केस अदालत ने फैसला किया। अगर हिंदुत्व के जो कारकुन जिनको आप मॉन्स्टर बना के पेश कर रहे हैं, अगर उन्होंने करना होता तो 92 में उसी वक्त मस्जिद बना देते, वो मंदिर बना देते, मस्जिद जब तोड़ी गई थी। लेकिन ये बार बार मैं कहता हूं कि दुनिया की मोस्ट टॉलरेंट कौम है जिसने अपने ही मुल्क में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। वरना स्पेन में जब क्रिश्चियन वापस गए थे तो सारे मुसलमानों को भगा दिया था या मार दिया था या कन्वर्ट किया था। यही हुआ था ना। नॉर्थ अफ्रीका में भेज दिया था शिप भर भर के, और उसमें से कई शिप रास्ते में डुबो दिए थे। ये तारीख है। चाइना को देख ले मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, हालांकि मुसलमानों ने वहां इन्वेजन भी नहीं किया था। यहां तो हिंदुस्तान के साथ क्या कुछ नहीं किया इस्लामिक लश्करों ने। इसके बावजूद ये कौम बर्दाश्त करती है। तो इन्होंने मंदिर उस वक्त क्यों नहीं बनाया? अगर ये इतने ही एक्सट्रीमिस्ट थे और इतना वो कुछ था, तो इन्होंने कानून के दायरे में, तो आज कानून ने मंदिर बनाया है, आप इस कानून को भी नहीं मानते। फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? क्या मसला है इसमें? आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि आपके इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज, पाकिस्तान और बाकी जो कंट्रीज हैं 5, उनमें आप माइनॉरिटीज को जीने का हक नहीं दे रहे।
वरना दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है कि जो दूसरे मुल्कों से लोगों को लाके अपने मुल्क में बसाएगा, अपने मुल्क के वसाइल जो रिसोर्सेज हैं उसमें शेयर देगा, उनको जॉब्स देगा, उनका ख्याल रखेगा? कौन ऐसा मुल्क करता है? ये तो प्योर ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। उसमें आप क्लेम करते हैं कि आप इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है और ये सब चीजें, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑपरेसिव रेजिम्स के खिलाफ मोदी सरकार ने बेचारे पिसे हुए मजलूम लोगों को पनाह दी है। और ये इतिहास है इस हिंदुस्तान का। राजा दाहिर ने आले रसूल को पनाह दी थी, जिसके लिए इसने अपनी सल्तनत तबाह कर दी इसने, लेकिन अपने उसूल से ना हटा। तो ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। इनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे भी एतराज है। और जम्मू एंड कश्मीर पे जो भी स्टेटस को सपोर्ट करता है वो प्योरली पाकिस्तान नैरेटिव है। पाकिस्तान फौज की दाल रोटी है जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान फौज की टेररिज्म की जो मार्केट है उसकी सबसे बड़ी मार्केट ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान आर्मी हर साल ले जाती है। खुद तो अय्याशियां करते हैं, कभी कोई काम का नहीं करेंगे और अपने टट्टुओं से ऐसे बयान दिलाते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी को जरा देखिए क्या फरमाते हैं। आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके खानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज फायर वायलेशंस होती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। और दूसरा, एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्जी फैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक की रायदही उनका जो उनका है उसको कबूल कर नहीं दिया जाता और कश्मीर आजाद नहीं। ये एलओसी पहुंचे हैं, मतलब जो फ्रंट चेक पोस्ट पे जाके ये कह रहे हैं कि हम मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? जिनको हम अरबों डॉलर देते हैं उनको बोलो आगे आए, ये टोपी ड्रामे बंद करो। आवाम के पास खाने के पैसे नहीं, तुम लोगों के टेसड़े लगे हुए हैं। वो खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर 5 साल केपीके के चीफ मिनिस्टर रहा ये, और जब ये चीफ मिनिस्टर था केपीके का तो इसके सारे भाई भतीजे बहनोई साले सालियां सब पार्लियामेंट में थी। गूगल पे चेक कर सकते हैं, पूरा खानदान। यह है इमरान खान की टीम। पहली बार डिफेंस मिनिस्टर हमें नजर आया है। अगर डिफेंस मिनिस्टर है तो बाजवा कहां है? जो कि बाजवा डिफेंस मिनिस्टर के एक प्यून की हैसियत रखता है। अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो उसको तो डिफेंस मिनिस्टर के पीछे 24 घंटे सैल्यूट मारना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये हरामखोर हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा बादशाह बना हुआ है। इनको पता नहीं है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। कल एक साहब से मेरी कनाडा में बात हो रही थी, वो कहता है हमारे घर के कोने पे अभी एक घर बिका है हमारी, कहता है गली के कोने पे, कहता है $25 मिलियन का घर। कहता है आरिफ भाई मैं यहाँ पे 40 साल से जॉब कर रहा हूँ, अब रिटायर हुआ हूँ, एक घर बना सका हूँ वो भी $1.5 मिलियन का। कहता है हमने चेक किया कि है कौन, तो एक पाकिस्तानी है। कहता है कि उसके गैराज को हमने बाहर से देखा तो 12-15 महंगी गाड़ियां। कहता है दुम उठाई, पाक फौज जिंदाबाद। ये अय्याशियां करते हैं, मामू बना रहे हैं ऐसे शाह महमूद कुरैशी और उनको भेज के, और लड़ने के लिए हमारे ही बच्चों को अगवा करते हैं, मदरसों से ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं और बॉर्डर के उस पार भेज देते हैं।
और साथ में पीछे से तोपखाने से बॉम्बार्डमेंट जारी होती है इंडिया की एलओसी के उस तरफ, ताकि फोर्सेस इंडिया की बिजी रहें और इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। इनके मामू भी चाइना से यही करते हैं भाई। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 कितना बड़ा कारनामा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हिंदुस्तान के आगे जनरेशन्स जब तारीख देखेंगी तो ये कहेंगे कि हाँ, ये था सिग्निफिकेंट डिसीजन जिसने भारत की तकदीर बदल दी, कश्मीर की तकदीर बदल दी। बस थोड़ा सा इस एजेंडे में काम रह गया है, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान की वापसी। कल एक जगह मेरी बात हो रही थी, एक इंडियन को मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी ने जज्बात में आके आवाज़ लगाई कि तुम मुजफ्फराबाद तो छोड़ो, हम तो लाहौर भी लेंगे, कराची भी लेंगे, इस्लामाबाद भी लेंगे। तो एक इंडियन डिप्लोमेट ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हमें भारत की कभी ये रिवायत नहीं रही कि हम दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करें। हमें ना लाहौर से इंटरेस्ट है, ना कराची से इंटरेस्ट है, ना इस्लामाबाद से है। हमारा इंटरेस्ट पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है। वो हमारा इलाका है, वो हमने लेके रखना है, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। बाकी इससे आगे का हमें कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान सावधान रहे, ये कब्जा अब खत्म होने जा रहा है, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान। मैंने पहले भी कहा है और वापस कहता हूं कि इसी श्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर में ये काम हो जाएगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। कश्मीरी यूनाइट होंगे। और कश्मीरी भाइयों से भी मेरा एक सवाल है, मैं वैसे हिंदुस्तानियों को यहां पे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, आर्टिकल 370 के बाद जो एब्रोगेशन हुआ, इसके बाद पाकिस्तानी और ये जो कश्मीर की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं उम्मा, इनको यह था कि कश्मीरी निकल पड़ेंगे जब ये मोदी जी ये एब्रोगेशन करेंगे तो, और हंगामा हो जाएगा। ये शायद भूल रहे हैं कि आज का कश्मीरी हिंदुस्तानी है दिल से। आज सुबह ये अपने शाकिर मंजूर, भारतीय सेना के एक जवान, अगवा कर लिया टेररिस्टों ने। मुसलमान है, कश्मीर में फौज का आदमी। वसीम बारी, शेख वसीम बारी, बीजेपी का कारकुन कश्मीर का, मुसलमान है। मैं सोशल मीडिया पे इतना घूमता हूं, मेरी एक रिसर्च होती है, मैं बहुत गहराई से चीजों को देखता हूं। मैं हैरान होता हूं, आज के सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं एक से एक मुसलमान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और अपनी प्राइड दिखाता है टू बी एन इंडियन, हिंदुस्तानी होने पे। बहुत छोटा फैक्टर रह गया है। अगर कश्मीर में रियली कश्मीरी इस डिसीजन को पसंद ना करते ना, तो आपको याद होगा कि वो सुलेमानी को जो इराक में मारा था अमेरिका ने, ईरानी जनरल को, जिसके ऊपर ईरान ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था। आपके इसी JNK में 10-12 हजार लोगों ने मुजाहरा किया था जब ये दुनिया को पाकिस्तान रो पीट रहा था कि कश्मीर में पाबंदी है और कश्मीर में इंसानी हुकूक और कोई लिबर्टी नहीं है। 10-12 हजार ने मुजाहरा किया था और किसी ने नहीं रोका था उनको। तो ये अगर इनको एतराज़ होता ना, तो कश्मीर में तो हंगामे खड़े हो जाते। सब आप लोगों ने देखा था। देखें, इसमें झूठ वाली बात तो मैं कोई कर ही नहीं रहा। कुछ थोड़े दिन के लिए कुछ सख्तियां थी, वरना तो अगस्त के महीने में ही कश्मीर फुल फ्लेज वहाँ पे ट्रैफिकें चल रही थी और सब कुछ हो रहा था। यही अगस्त सितंबर में तो वो सुलेमानी का वाकया हुआ था। कश्मीरी नहीं है अब उस झांसे में, कुछ बंच टेररिस्ट बंच हैं। मैं तो जिनीवा में जाता हूं ना, वो सबकी बोलती बंद है क्योंकि उनके पास कोई इश्यू ही नहीं रहा। ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की बात करते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, फलान नहीं है, ढुमकान नहीं है, और फिर देखते हैं उम्मा के कैपिटल पाकिस्तान की तरफ, तो देखते हैं कि वहाँ तो बलूचिस्तान में कई साल से इंटरनेट सिरे से नहीं है। सिर्फ चाइनीज़ और पंजाबी रेसिडेंशियल 5 स्टार कॉलोनीज़ में ये सहूलियात हासिल हैं। वहाँ तो मोबाइल नेटवर्क तक नहीं दिए गए। वहाँ तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं ही नहीं। आपकी ज़िंदगी की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, पीने का पानी,
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड कुछ नहीं है। ये परसों ईद पे बलोचिस्तान की माएँ बहनें मुजाहरे कर रही थी अपने प्यारों के लिए जो गायब हैं। यार, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो ठेकेदार बनते हैं कि जेनोसाइड है, ये है वो, नाम लेता हूं कि राना अय्यूब है जो बहुत निकलती हैं, सबा हैं, अवैसी हैं, ये जो ठेकेदार बनते हैं कि ह्यूमन राइट्स का मास वायोलेशन हो रहा है और ग्रोस ह्यूमन राइट्स, मैं पूछता हूं कि मुझे एब्डक्टेड मिसिंग पर्सन्स की कोई लिस्ट दिखा दो जिसमें 5 आदमी मुझे निकाल कर दिखा दें जो मिसिंग पर्सन है, जिसको गिरफ्तार किया जाता है पक्के सबूत के साथ। ताहिर हुसैन की तरह गिरफ्तार किया जाता है, शर्जील की तरह गिरफ्तार किया जाता है, किसी को मिसिंग नहीं किया जाता। जिस तरह पाकिस्तान में तो हजारों हैं मिसिंग पर्सन, खाली मुहाजिर हजारों में। मैं तो उस कम्युनिटी का बंदा हूं, मैं तो उस पार्टी के लिए 23 साल काम किया, एक एक चीज से वाकिफ हूं। सिंधी हजारों हैं मिसिंग। इंडिया के उस पर रोने वालों, मुझे एक कोई नाम बता दो जो गायब है। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आपको लाशें मिलेंगी पाकिस्तान में। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में अगर कोई मारा भी जाता है तो साधु मारा जाता है, जिसको गलियों में मारा जाता है। बदकिस्मती से अगर जेनोसाइड हिंदुस्तान में किसी का हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, इसी मेजोरिटी हिंदुस्तान में। ये किस मुंह से बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की? इनके अपने भाइयों ने कश्मीरी पंडितों का ना सिर्फ फिजिकल जेनोसाइड किया है, इकोनॉमिक जेनोसाइड किया, रिलीजियस जेनोसाइड किया। इनके मंदिर तबाह कर दिए, इनके घर तबाह कर दिए, इनके घरों पे कब्जे कर लिए, इनकी जायदादों पे कब्जे कर लिए। और आज जब वापस जाने के लिए कोई हुकूमत कोशिश करती है तो अजय पंडित की तरह मार देते हैं ये लोग। ये समझते हैं कि ये कुछ मुट्ठी भर अगर इस देश को और इसके लोगों को हॉस्टेज रखेंगे तो ये इनकी भूल है। आज बहुत जबरदस्त लीडरशिप एक हिंदुस्तान में है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम मोदी जी के भक्त हो, तो हां भाई हूं मैं, इसलिए कि वो आदमी ने वो क्वालिटी है उसके अंदर कि वो लोगों को अपना भक्त बना ले, क्योंकि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं, अपनी बात से नहीं फिरते। इमरान खान का तो आप देख लेना कि किस तरह है, मैं तो रोज वीडियो लगाता हूं। इस इमरान खान बदबख्त ने तो वो काम किए हैं जब ये ऑपोजिशन में था कि हर इशू पे इसने अपनी विस्डम दिखाई है। अब उसको वो सुनाया जा रहा है, लेकिन बेगैरत है, बेशरम है, बेहया है। फौज के बूट चाटने वाले से ज्यादा बेगैरत कौन हो सकता है? पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल इसी काम में लगा हुआ है टोटल। ARY का सलमान इकबाल स्मगलर, ARY अब्दुल रज़ाक याकूब, मेमन फ्रॉम जूनागढ़, मेरी कम्युनिटी का, इनकी एक एक चीज से वाकिफ हूं। ARY गोल्ड केस के ऊपर 90s में जरदारी के साथ, ये 2 टके के भिखारी साले, मैं इनको जानता हूं बचपन से। स्मगलिंग करके ये आज इस स्टेज पे आए, बूट चाटते हैं, पाकिस्तान में कामयाब है। जरा जियो ने चीपें की, मीर शकील उर रहमान अंदर है। आप इस बनाना रिपब्लिक को कंपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान से। मुसलमान ऑफ हिंदुस्तान, ये आपने पाकिस्तान बनाया था, देख लें उसका हशर। इस जन्नत को ना बिगाड़ें, ये आपकी हमारी सबकी जन्नत है, ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। कश्मीरी जान गया है कि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ हिंदुस्तान है। ये जो बंच ऑफ टेररिस्ट हैं, इस गवर्नमेंट ने बगैर कोई मिलिट्री ऑपरेशन के, जैसे कि पाकिस्तान में तो ठक फौज भेज दी, ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रही है, घरों को आग लगा दी, घरों में घुस के औरतों की बेइज्जती, 25-30 हजार आदमी गायब कर दिए, कोई ऑपरेशन नहीं किया पिछले 1 साल में। मुझे कोई बता दे। टारगेटेड जहां इन्फिल्ट्रेशन होती है वहां मुकाबले की खबर आती है कि भारतीय फौज का मुकाबला इनकाउंटर हो रहा है टेररिस्टों के साथ। टारगेटेड टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, सिविलियन लॉस का मिनिमम रखा जा रहा है। इतनी केयरिंग फौज मुझे दुनिया में कहीं दिखा दें। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ब्लैक लाइव्स मैटर्स क्या है? एक अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड के
को अमेरिकन पुलिस ने मारा है। आप लोगों की पुलिस तो आपसे डंडे भी खा लेती है। कुछ तो ख्याल करें कि किस मुल्क में रह रहे हैं। इस देश को आप अगर ब्लेसिंग मानेंगे तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं कास्ट सिस्टम है, इंसाफ नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। 130 करोड़ के देश में अगर कोई छोटा मोटा इक्का दुक्का वाकया होता है तो मैं तो हैरान हूं कि यार ये देश में कितना टॉलरेंस है। मुसलमान होते हैं ना अगर इनकी जगह, तो हिंदुस्तान आज 100% मुसलमान कर देते ही। ये तो हिंदू हैं जो क्रिश्चियनों को भी कन्वर्जन के लिए तबलीगों के दौरे करते रहो, मुसलमान हर तरफ तबलीग करते रहो, लव जिहाद करते रहो, कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन, फैक्ट कन्वर्जन, इनफोर्स्ड कन्वर्जन, ये सब हिंदुस्तान में भी चल रहा है। इससे ज्यादा टॉलरेंट कौम तो मुझे कोई दिखा दे। ये चीज आपको दुनिया में कहीं अलाउड नहीं है, सिर्फ यहीं अलाउड है हिंदुस्तान में। मस्जिदों से आप लाउड स्पीकर चला रहे हैं, हर मजहब, हर धर्म, हर सबको खुली छूट है, उसका नाजायज फायदा ना उठाओ यार। इस देश में कोई नहीं कहता कि तुमको हिंदू बन के रहना है, लेकिन इस देश में तुमको भारतीय बन के रहना है, तो ही तुम अपनी कम्युनिटी के लिए भी। और कम्युनिटी को मेरा मैसेज है कि अपने वडील की तरह देखें श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को, अपने वडील की तरह देखें, अपने बुजुर्ग की तरह देखें, उनके ऊपर भरोसा करेंगे, आप देखिएगा कि आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी का कितना शानदार मुस्तकबिल है। आपके कम्युनल लीडर्स ने आपको कहां रखा है? मैंने तो देखे हैं ना मुंबई और दिल्ली खाली। जहां मुसलमानों के आबादियों में मैं जाता था तो मैं हैरान होता था। एक कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, वो भी अपीजमेंट के चक्कर में इनके लीडर को खुश रखती थी और इनके लीडर इनको मामू बनाते रहे। 1.5 इंच की मस्जिद, बदमाशियां। ये देख लें मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, उसका बदला लेंगे। अच्छा, मतलब क्या चाहते हैं? अपनी रिवायात बता रहे हैं, ये अपना इतिहास बता रहे हैं, ये अपनी तारीख बता रहे हैं। ये यही करते आए हैं। डंडा जहां मिला बाकी सबका बाजा बजा दिया, मार दिया, भगा दिया, कन्वर्ट कर लिया। ये 3 चॉइस देते हैं। तारीख देख लें, नबी पाक के पैदा होने से पहले बनने वाले चर्च को मस्जिद बनाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। इनसे ज्यादा हिपोक्रेट मुझे दिखा दे कोई। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो थोड़े बहुत हिंदुस्तान में पाकिस्तान के चमचे रह गए हैं, कि अब वक्त आ गया है। बहुत तुम लोगों ने अय्याशियां कर ली, कमा लिया, धमा लिया, अब भी वक्त है। हकायक की तरफ आओ, सच्चाई रखो अपनी आवाम के सामने, और ऑनेस्टली इस देश का सोचोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारा अपना ही नुकसान है। बनाना रिपब्लिक में तो हो नहीं कि कोई तुम्हें पकड़ के मारेगा, ये कुटेगा, ये वो। कानूनन तुम्हें अगर कहीं से कोई पकड़ होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, अदरवाइज तुम अपनी मौत खुद मर रहे हो। यानी तुमको कोई भाव नहीं पूछ रहा। इसीलिए तो उमर अब्दुल्ला के बयान देख लें, एक हारा हुआ आदमी जिसको पता है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर दिया है कश्मीर में कि हर कश्मीरी के दिल की आवाज़ है। जब अमन होगा, जब सुकून होगा, जब आज़ादी होगी, जब प्रॉस्पेरिटी होगी, तो कश्मीरी को और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर टेकिंग सच बोल्ड स्टेप्स, जिसमें से आखिरी ये कोरोना की वजह से बीच में गैप आ गया था। अब आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये भी एक वंडरफुल काम किया है। अपनी ओरिजिन संस्कृत जबान, अपनी मदर टंग्स,
उस पर भी राना अयूब और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ ये वो इंग्लिश का क्या होगा, ये होगा। तो भाई यहाँ पे किसी को वॉशिंगटन पोस्ट में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाना। डॉलर के लिफाफे आते हैं आपको। यहाँ हिंदी, संस्कृत, अपनी मदर टंग सही है। आपको पढ़ना है इंग्लिश पढ़े, आपको कोई नहीं रोक रहा। ये एक एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पटारी खोल के अब अगला क्या लेके आते हैं तोहफा। श्री अमित शाह जी के बारे में पता चला कि उनको कोविड-19 वुहान वायरस के पॉजिटिव रिजल्ट आया है। आई विश हिम ए क्विक रिकवरी एंड कंप्लीट रिकवरी। वी नीड यू सर, आपकी बहुत ज़रूरत है। और आप जिस तरह मोदी जी के साथ आपने इस देश की बेहतरी के लिए काम किए हैं, अप्रिशिएट सर। अगेन तमाम भारतीय बहनों को ख़ास तौर पे रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों के मान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी इस मान को मैं नहीं भूलूंगा, इस मान को मैं नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। एंड आशीर्वाद ज़रूरी है। थैंक यू।